हेलो दोस्तों, ये हमारा जो बिलियन चैप्टर है इसका ये पांचवा वीडियो है। ठीक है, पिछले वीडियो में मैंने राउट का नियम बताया था। राउट का नियम क्या बोलता है? पी बराबर जो होता है पी ए प्लस पी बी होता है। ठीक है, तो उसके आगे हम आगे चलिए पढ़ते हैं। तो राउट के नियम के बाद हम पढ़ेंगे आदर्श बिलियन और अनादर्श बिलियन। ठीक है, आदर्श बिलियन क्या होता है? जो राउट के नियम का पालन करते हैं ना, उसे क्या बोलेंगे? आदर्श बिलियन। वे विलियन जो सांद्रता व ताप के विस्तृत परासों में राउट के नियम का पालन करते हैं उसे क्या बोलेंगे? आदर्श बिलियन बोलेंगे। ठीक है, आप लोग अगर नोट्स बनाना चाहते हैं तो बना सकते हैं। ठीक है, तो चलिए किस प्रकार से पालन करेगा, किस प्रकार से पालन नहीं करेगा, तो चलिए इसको समझते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए, मान लेते हैं ये हमारा दो पात्र है। ठीक है, इसमें हमारा विलेय घुला हुआ है, इसमें क्या है? विलायक है। ठीक है, और यहाँ पर ये क्या है? जो राउल्ट का नियम है कब पालन होगा? जब हमारा विलेय और विलायक दोनों क्या रहेगा? द्रव रहेगा, तभी राउल्ट का नियम का पालन होगा। ठीक है, यहाँ विलेय भी हमारा और विलायक दोनों द्रव है। ठीक है, तो जाहिर बात है ये भी वाष्पित होगा, ये भी वाष्पित होगा, इसके द्वारा भी दाब लगेगा, इसके द्वारा भी दाब लगेगा। ठीक है, क्लियर हो गया? तो और नहीं समझ में आ रहा होगा ना, तो पहले जाकर पिछला वीडियो देख लीजिए, तब समझ में आएगा। नहीं तो अगर आप पहला वीडियो, इसके पहले वाला वीडियो नहीं देखे हैं ना, तो आपको बिल्कुल भी समझ में नहीं आएगा ना। पहले से ही मैं बता दे रहा हूँ आपको, तो पहले जाके पिछला वाला वीडियो देख लीजिए। तो इसमें क्या होगा? जैसे यहाँ पर हमारा विलेय है, इसमें क्या है? विलायक है ना। अब यहाँ पर कुछ दाब लगेगा। ठीक है, तो वो मान लेते हैं क्या है? पी है। इस पे ये विलायक है मान लेते हैं, इससे इसके द्वारा कुछ दाब लगेगा, मान लेते हैं क्या है? पी भी है। ठीक है, अब अगर हम क्या करेंगे? दोनों को मिक्स कर देते हैं, यहाँ पर मिक्स कर देते हैं, तो इसके द्वारा भी दाब लगेगा, तो वो टोटल दाब मान लेते हैं यहाँ पर क्या लग रहा है? पी लग रहा है। ठीक है, इसके द्वारा जो दाब लगा पी ए लगा, इसके द्वारा जो दाब लगा वो क्या लगा? पी बी लगा, इसके द्वारा जो टोटल दाब लगा वो लिख देते हैं हम क्या? पी ना। मतलब ए और बी का दोनों मिलाकर जो दाब लगा वो क्या है? पी है। ठीक है, तो हो जाएगा यहाँ पर पी बराबर पी ए प्लस पी बी ना। तो मतलब ये है, अगर हमारा विलेय का और विलायक का दाब मिला के जो टोटल आया रहेगा वो अलग अलग दाब के योग के बराबर रहेगा, तो हमारा क्या होगा? आदर्श विलयन कहलाएगा। क्या मैंने बोला? अगर हमारा क्या है? विलेय और विलायक का दाब का जो योग है, विलेय और विलायक के दाबों का योग है, दोनों को अगर विलयनों को मिला देते, मतलब सॉरी, विलेय और विलायकों को मिला देते हैं, उसके बाद जो दाब आएगा उसके अगर बराबर आता है तो ये हमारा क्या कहलाएगा? आदर्श विलयन कहलाएगा। क्लियर हो गया? अगर हमारा बराबर नहीं आता है, नॉट इक्वल टू, तो वो क्या कहलाएगा? अनादर्श विलयन कहलाएगा। ठीक है, वो हमारा क्या हो सकता है? नॉट इक्वल टू होगा, तो मतलब या तो ये हो सकता है, ये ग्रेटर हो सकता है। जैसे अगर ये बराबर नहीं होगा तो ये बड़ा हो सकता है, या तो ये छोटा हो सकता है। मतलब ये ग्रेटर देन हो सकता है या तो लेस देन हो सकता है ना। तो हमारा आदर्श विलयन है, उसमें क्या करेंगे? ये सब पढ़ेंगे, ग्रेटर देन, लेस देन। ठीक है, तो यहाँ पर आपको समझ में आ गया? ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। तो यहाँ पर देखिए, कह रहा है, यहाँ तक समझ आ गया परिभाषा? इन विलयनों में विलेय विलेय व विलायक विलायक की अन्योन क्रिया। ठीक है, मतलब जो हमारा विलेय है, पहला पात्र जो था ए था, उसमें विलेय और विलेय है, और विलायक विलायक जो दूसरा पात्र क्या था? बी, विलायक विलायक। ठीक है, जो उसकी अन्योन क्रिया होगी, मतलब उनके बीच जो बल लगता है ना, जो उनके बीच क्रिया होती है, उनके बीच जो बल वो लगता है विलयन में, मतलब दोनों को मिलाने के बाद ना, विलयन में मतलब दोनों को मिलाने के बाद विलेय और विलायक में अन्योन क्रिया की क्या होती है? समान होती है। मतलब विलेय और विलायक को दोनों को मिला दिए, तो हमारा क्या बना? ए प्लस बी बन गया, उसका टोटल दाब क्या था? पी था ना। अब विलेय और विलायक दोनों मिक्स हो गया, तब जो अन्योन क्रिया होगी वो क्या होगा? इनके बराबर होगा। ठीक है, मतलब जैसे यहाँ पर क्या है? विलेय और विलेय है, इनके बीच जो अन्योन क्रिया होगी, और विलायक विलायक जो इनके बीच अन्योन क्रिया होगी, वो किसके समान होगी? विलेय और विलायक के बीच समान होगी। मतलब मान लेते जैसे विलेय विलेय के बीच जो फोर्स लग रहा होगा, ठीक है, मान लेते कुछ भी न्यूटन का लग रहा होगा, 2 न्यूटन 3 न्यूटन, इनके बीच 2 न्यूटन 3 न्यूटन लग रहा है, तो इनके बीच भी क्या लगेगा? 2 और 3 ही न्यूटन का लगेगा। ठीक है, ये कहना चाहता है। ठीक है, दो द्रव निम्न परिस्थितियों में मिलकर आदर्श विलयन बनाते हैं। ठीक है, अब ये आदर्श विलयन कब बनाएगा? जब दोनों की संरचनाएं क्या हो? समान हो। मतलब विलेय और विलायक की जब संरचना समान हो तभी हमारा क्या बनेगा? आदर्श विलयन बनेगा। जब दोनों के अणुओं का आकार, जब आकार भी हमारा सेम रहेगा तभी क्या करेगा? हमारा आदर्श विलयन बनेगा। जब दोनों का अंतरा अणु आकर्षण बल समान रहेगा तो भी क्या है? तभी हमारा क्या बनेगा? आदर्श विलयन बनेगा। ठीक है, मतलब विलेय विलायक, विलेय विलेय, इनके भी जो संरचना रहेगा वही संरचना क्या रहेगा? विलायक विलायक का रहेगा। मतलब जो पहला वाला हमारा, जैसे कोई भी विलेन बनाते हैं, एक विलेय रहता है एक विलायक रहता है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे? विलेय का जो वाष्प दाब रहता है, विलायक का जो वाष्प दाब होता है, जो टोटल मिलाने के बाद जो वाष्प दाब होता है, दोनों आपस में बराबर होता है। ठीक है, तो यहाँ पर बराबर कब होगा? जब विलेय विलेय का जो वाष्प दाब है, सॉरी, और जो विलेय विलेय का जो संरचना है, विलायक विलायक का जो संरचना है वो समान रहेगा,
और विलय विलायक विलयन मिला देते हैं, मतलब विलय और विलायक को मिला देते हैं, जो विलयन बनेगा, जो उसकी संरचना रहेगी वो भी क्या रहेगा, समान ही रहेगा। समझ में आया? मतलब तीनों आपस में समान रहेगा तभी हमारा क्या हो जाएगा, आदर्श विलयन बनेगा। जब दोनों के अणुओं का आकार समान रहेगा, मतलब विलय विलय विलायक विलायक और विलय विलायक की जब अणुओं की संरचना है, उनका आकार जो समान रहेगा तभी हमारा आदर्श विलयन बनेगा। ठीक है, ठीक है। और नेक्स्ट हमारा क्या, जब दोनों का अंतराणु का आकर्षण बल समान होगा, जैसे विलय विलय के बीच विलायक विलायक के बीच जो आकर्षण बल लग रहा है वही वाला यहाँ पर भी लगेगा, तब हमारा क्या बनेगा, आदर्श विलयन बनेगा। ठीक है, अगर यहाँ यहाँ जैसे इन दोनों के बीच जो भी जैसे संरचना समान है, इनका संरचना समान है, ठीक है, तो ऑटोमेटिक ये समान हो जाएगा। ठीक है, अगर इन दोनों का आकार समान है, इन दोनों का आकार समान है, तो ऑटोमेटिक इसका आकार समान हो जाएगा दोनों। ठीक है, अगर इनके बीच जो बल लग रहा है, इनके बीच जो बल लग रहा है वही बल ऑटोमेटिक यहाँ पर लगेगा। तो क्लियर हो गया, चलिए आगे देखते हैं। देखिए ये कुछ एग्जाम्पल है, जैसे बेंजीन व टॉलुइन का मिश्रण। ठीक है, तो ये भी एक प्रकार का हमारा क्या आदर्श विलयन है। एन हेक्सेन और एन हेप्टेन का जो मिश्रण है ये भी क्या है, हमारा एक प्रकार का आदर्श विलयन है। एथिल ब्रोमाइड और एथिल आयोडाइड ये एक भी एक प्रकार का क्या है, हमारा आदर्श विलयन है। C6Cl6 और व CCl4 का मिश्रण भी क्या है, एक प्रकार का हमारा आदर्श विलयन। ठीक है, आदर्श विलयन के जो प्रमुख लक्षण होते हैं क्या क्या हो सकते हैं, ये क्या होते हैं, राउल्ट के नियम का पालन करते हैं। मतलब जो आदर्श विलयन होता है वो राउल्ट के नियम का पालन करते हैं, जबकि हमारा अनादर्श जो विलयन होता है वो राउल्ट के नियम का पालन नहीं करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, डेल्टा एच। डेल्टा एच हमारा क्या है, ऊर्जा। ठीक है, तो जो डेल्टा एच होता है, मतलब जो हमारे मिलने के बाद एनर्जी, जैसे हमारा मान लेते हैं क्या है, हमारा जैसे विलयन ए है, ठीक है, उनके बीच कुछ एनर्जी है। तो कहने का मतलब ये है सेकंड पॉइंट का, जैसे हमारा क्या है, जैसे हम ए है हमारा कोई विलेय है, ठीक है, हमारा जैसे ए क्या है, विलेय है, विलायक क्या है, हमारा बी है। ठीक है, अब दोनों को आपस में क्या करते हैं, मिला देते हैं। ठीक है, अब मिलाने के बाद उसमें ना तो कोई एनर्जी निकलेगी, उससे ना कोई एनर्जी बाहर निकलेगी, ना तो वो क्या करेगा, बाहर से कोई एनर्जी अवशोषित करेगी ना। तो यहाँ से डेल्टा एच का मान क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो समझ में आ गया, मतलब हमारा क्या है, विलेय और विलायक को मिला देते हैं तो हमारा क्या होगा, ना बाहर से कोई एनर्जी निकलेगी, मतलब बाहर से कोई ना एनर्जी आएगी अवशोषित करेगी, और ना तो अंदर से कोई एनर्जी बाहर निकलेगी। ठीक है, ना अवशोषित करेगी ना तो उत्सर्जित करेगी, तब हमारा हो जाएगा डेल्टा एच बराबर जीरो। अगर हमारा ऐसा नहीं होता है तो डेल्टा डेल्टा एच का मान कितना हो जाएगा, हमारा जीरो हो जाएगा ना। अब सेकेंड हमारा थर्ड पॉइंट क्या है, हमारा डेल्टा बी बराबर जीरो, अर्थात घटकों के आयतन का योग क्या होगा, विलयनों के मिश्रण के आयतन के बराबर होता है। ठीक है, जैसे हमारा विलेय मान लेते हैं कितना है, 2 ml है, विलायक हमारा कितना है, मान लेते हैं 5 ml। ठीक है, तो हम दोनों को मिला देते हैं तो कितना हो जाएगा, हमारा 7 ml हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 7 ml, मतलब 2 + 5 बराबर कितना हो जाएगा, 7। तो ये एक दूसरे के आ गया, बराबर आ गया, वही बोल रहा है, अर्थात घटकों के आयतन का योग मिश्रण के विलयनों के आयतन के बराबर होता है। मतलब जो डेल्टा भी बराबर जीरो, मतलब हमारा आयतन में कोई परिवर्तन नहीं हुआ, मतलब हमारा ना आयतन घटा ना बढ़ा, मतलब प्लस 2 + 5 बराबर 7, मतलब मिला देंगे तो ये नहीं होगा कि हमारा 7 जोड़ने पर हमारा 7 आ रहा है, तो ये नहीं होगा कि 7 से थोड़ा कम हो जाए 7 से ज़्यादा हो, जितना है जोड़ने पर आ रहा है उतना ही आएगा, है ना। तो यही होगा, मतलब डेल्टा भी बराबर, मतलब आयतन में कोई परिवर्तन नहीं होगा। ठीक है, अब हमारा चौथा पॉइंट क्या है, लास्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यदि बिलियन के ए व बी हैं, अवयव बी हैं, ए और बी हैं, मान लेते हैं अवयव हैं, ठीक है, तो इनमें ए व बी के बीच अंतराणविक आकर्षण बल, मतलब ए और ए के बीच जो आकर्षण बल लग रहा है, बी और बी के बीच आकर्षण जो बल लग रहा है, वही ए और बी के बीच भी आकर्षण बल लगेगा। ठीक है, मतलब ए बी आकर्षण बराबर क्या हो जाएगा, ए आकर्षण बराबर बी बी आकर्षण हो जाएगा। ठीक है, और डेल्टा यश मतलब क्या होता है, हमारा एंट्रापी। एंट्रापी जो होता है हमेशा जीरो से बड़ा होगा। ठीक है, ये वाला याद रखिएगा। तो ये समझ में आ गया है। तो आदर्श विलयन क्या होता है, जो राउल्ट के नियम का पालन करता है, इसमें क्या होगा, हमारा ना तो कोई ऊर्जा बाहर निकलेगी ना तो अवशोषित करेगी, और यहाँ पर कोई भी आयतन परिवर्तन नहीं होता है। यहाँ पर क्या होता है, जो ए आकर्षण बी बी आकर्षण ए बी के आकर्षण के बराबर होता है, और डेल्टा एच जो एंट्रापी होता है हमेशा जीरो से बड़ा होता है। क्लियर हो गया, चलिए आगे देखते हैं। अब देखिए हमारा अनादर्श विलयन, नॉन आइडियल सोल्यूशन, वे विलयन जो राउल्ट के नियम का पालन नहीं करते हैं वो क्या कहलाएंगे, हमारे अनादर्श विलयन कहलाएंगे। ठीक है, और राउल्ट के नियम का पालन नहीं करते हैं, मतलब यहाँ पर जो हो जाएगा पी ए, यहाँ नॉट इक्वल टू क्या हो जाएगा, पी नॉट ए जाइए ना। अगर यही बराबर हो जाता है, यहाँ पर भी ये पी बी नॉट इक्वल टू पी नॉट पी जाई भी है ना, नॉट इक्वल टू, तो ये क्या कहलाएगा, हमारा अनादर्श विलयन कहलाएगा। लेकिन अगर यहाँ पर बराबर हो जाएगा तो हमारा क्या कहलाएगा, आदर्श विलयन कहलाएगा। क्या कहलाएगा,
आदर्श विलयन कहलाएगा। क्लियर हो गया। और यहाँ पर जो होता है डेल्टा एच नॉट इक्वल टू जीरो, मतलब ये जीरो से कम या ज़्यादा, मतलब यहाँ या तो ये होगा बाहर से ऊर्जा लेगा या तो क्या करेगा हमारा उत्सर्जित करेगा। डेल्टा एच नॉट इक्वल टू जीरो मतलब क्या है, अब हमारा आदर्श अनादर्श विलयन में क्या होगा, या तो ऊर्जा क्या है निकलेगा या तो बाहर से अवशोषित करेगा। क्लियर हो गया। डेल्टा भी बराबर क्या है, नॉट इक्वल टू क्या है हमारा जीरो, मतलब जीरो नहीं होना चाहिए। मतलब क्या होगा हमारा आयतन में क्या होगी, या तो कमी होगी या तो बढ़ोतरी, लेकिन हमारा क्या होगा अक्सर कमी ही होगा। ठीक है। अब फिर क्या है हमारा, जो ए और ए के बीच आकर्षण होता है वो ए के आकर्षण और बी के आकर्षण के क्या होता है बराबर नहीं होता। ठीक है। इनके बीच जो आकर्षण बल लगेगा, इनके बीच जो आकर्षण बल लगेगा, ये सब क्या होगा कभी भी बराबर नहीं होंगे। ठीक है। तो मतलब जो आदर्श विलयन है जस्ट उसका विपरीत हमारा क्या अनादर्श विलयन है। ठीक है। जो आदर्श विलयन राउल्ट के नियम का पालन करता है, अनादर्श विलयन करता है राउल्ट के नियम का पालन नहीं करता है। ठीक है। आदर्श विलयन क्या था यहाँ पर बराबर था, जबकि अनादर्श विलयन में ये इक्वल नहीं होना चाहिए। ठीक है। और डेल्टा एच उसमें क्या था बराबर जीरो, ये भी बराबर जीरो, लेकिन यहाँ पर बराबर नहीं होगा। ठीक है। और यहाँ पर क्या था, सभी आकर्षण बल ए और बी के बीच आकर्षण समान होता है आदर्श विलयन, जबकि अनादर्श में इक्वल नहीं होता। क्लियर हो गया। चलिए आगे देखते हैं। तो अनादर्श जो विलयन होता है वो भी दो प्रकार के होते हैं। ठीक है। अनादर्श विलयन के दो प्रकार होते हैं। पहला हमारा क्या होगा धनात्मक विचलन होता है, दूसरा हमारा क्या होता है ऋणात्मक विचलन होता है। ठीक है। तो राउल्ट के नियम से हम धनात्मक विचलन पहले पढ़ेंगे। ठीक है। तो देखिए क्या होता है, इन विलयनों में प्रत्येक घटक ए व बी का वाष्प दाब राउल्ट के नियम के अनुसार वाष्प दाब से क्या होता है अधिक होता है। ठीक है। जैसे वहां पर अनादर्श विलयन में क्या था, ये नॉट इक्वल टू था, यहाँ पर भी नॉट इक्वल टू था। मतलब कहने का तात्पर्य यह है या तो हमारा ग्रेटर देन होता ये या तो लेस देन होता। जब हमारा ये धनात्मक विचलन है तो ये क्या हो जाएगा ग्रेटर देन, मतलब जैसे ए हमारा क्या है विलेय है, बी क्या है हमारा विलायक है ना, उन दोनों को आपस में मिला देते हैं ना, मिलाने के बाद जो हमारा दो टोटल क्या आएगा, वाष्प दाब आएगा, वो क्या आएगा हमारा बड़ा आएगा, ज्यादा आएगा। ठीक है। अधिक आएगा। क्लियर हो गया। तो यहाँ तक समझ में आया। कह रहा है इन विलयनों के प्रत्येक घटक ए और बी का जो वाष्प दाब है राउल्ट के नियम से क्या आएगा वाष्प दाब से अधिक आएगा। ठीक है। जो हमारा वाष्प दाब होता है उससे क्या आएगा अधिक आएगा। अलग अलग जो विलेय और विलायक है जो उसका वाष्प दाब है ना, उससे क्या होगा हमारा अधिक आएगा। ठीक। इसका कारण यह है कि विलयन में ए व बी अणुओं के बीच जो आकर्षण बल का जो मान होता है ए ए व बी के आकर्षण बल से क्या होता है कम होता है ना। यहाँ पर आप ध्यान देखिए रहिएगा, ध्यान रखे रहिएगा, ये तो गलत कर सकते हैं। यहाँ पर धनात्मक विचलन है ना, तो यहाँ पर क्या होगा ये हमेशा लेस देन रहेगा, मतलब ए बी के बीच जो आकर्षण बल जो लगेगा वो क्या होगा लेस देन होगा, मतलब कम होगा किससे ए और बी से ना। या तो आप ऐसे रखे रहिए कि बी के बीच जो आकर्षण बल का मान है वो ए बी से क्या रहेगा अधिक रहेगा। इसको मान लीजिए अधिक, ये कम, या तो इसको कम मान लीजिए ये अधिक हो जाएगा। ठीक है। जैसे आप याद कर सकते हैं। ठीक है। तो मतलब हमारा यहाँ से पहला पॉइंट क्या निकल जाएगा। जैसे हमारा क्या था पहला, यहाँ पर नॉट इक्वल टू मतलब ये बराबर नहीं होना चाहिए, लेकिन ये धनात्मक विचलन है मतलब ये क्या हो जाएगा ग्रेटर देन हो जाएगा। और यहाँ पर क्या होगा अगर हम जोड़ेंगे तो जाहिर सी बात है ये ग्रेटर देन आ जाएगा। क्लियर हो गया। फिर थर्ड पॉइंट क्या है हमारा डेल्टा एच मिश्रण। ठीक है। अब यहाँ पर जो हमारा क्या होगा ऊर्जा है वो क्या होगा अधिक हो जाएगा, मतलब वो बाहर से क्या करेगा अवशोषित कर लेगा। ठीक है। यहाँ पर ग्रेटर देन हो जाएगा। ठीक है। और डेल्टा एच क्या होगा ये भी हमारा ग्रेटर देन हो जाएगा, आयतन इसमें क्या होता है बढ़ जाता है। क्लियर हो गया। अगर यही हमारा ऋणात्मक विचलन होता तो क्या होता है, इनके भी जो ये भी जो आकर्षण बल है ए बी के बीच यहाँ पर कम आ रहा है ना तो अधिक आता, क्या आता अधिक आता। और यहाँ पर क्या होता है हमारा ग्रेटर देन है तो लेस देन हो जाता है, यहाँ पर लेस देन हो जाता है, यहाँ पर भी लेस देन, यहाँ पर भी लेस देन हो जाता है। क्लियर हो गया। जैसे अगर इसका एग्जाम्पल देखेंगे तो क्या है हमारा C2H5, ये लिखने की आवश्यकता नहीं है। अगर इसको लिखेंगे ना तो वही चीज़ है कि इनके बीच आकर्षण बल वही सब है ना, तो इसमें लिखने की जरूरत नहीं है। नहीं तो चलिए मैं समझा देता हूँ। एसीटोन व एथेनॉल का जो मिश्रण है धनात्मक विचलन दर्शाने वाला अनादर्श विलयन है। मतलब एसीटोन है और एथेनॉल है, ठीक है, इनका जो मिश्रण है ये हमारा क्या होता है धनात्मक विचलन दिखाता है। ठीक है। क्योंकि शुद्ध एथेनॉल के अणुओं के बीच जो हाइड्रोजन बंद होते हैं इनमें एसीटोन मिलाने पर इसके अविलेय अणुओं के बीच में आ जाते हैं, और जिसके कारण अविलेय अणुओं के बीच पहले से उपस्थित हाइड्रोजन बंध टूट जाता है, अंतराणविक बल कमजोर हो जाता है, और राउल्ट के नाम से क्या दिखाते हैं धनात्मक विचलन। मतलब यहाँ पर क्या है
जैसे एसीटोन है ना, उसमें क्या करेंगे, जब इथेनॉल को मिला देंगे तो यहाँ पर क्या है, हाइड्रोजन जो बंद पाया जाता है वो क्या होता है हमारा, टूट जाता है। क्या होता है, हाइड्रोजन जो बंद पाया जाता है हमारा वो टूट जाता है ना, जिसके कारण उसके स्थान पर क्या आ जाता है, हमारा इथेनॉल आ जाता है, वो जो बहुत ही कमजोर है, जिसके कारण क्या होता है, हमारा ये धनात्मक विचलन दिखाता है। ठीक है, तो आप ये एग्जाम्पल याद रखे रहिए, और ये पूरा ये थ्योरी, ठीक है, ये एग्जाम्पल ये वाला पूरा ये सब याद करने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, नोट्स में भी लिखने की आवश्यकता नहीं है। तो समझ में आ गया राउल्ट के नियम के अनुसार धनात्मक विचलन क्या होते हैं। अगर हमारा ए बी के बीच जो आकर्षण बल का मान है, ए और बी के बीच से क्या हो, के बीच जो आकर्षण बल अगर उससे कम है तो क्या कहलाएगा, हमारा धनात्मक विचलन कहलाएगा। ठीक है, चलिए ऋणात्मक विचलन देखते हैं। तो इसका थोड़ा ग्राफ भी देख लीजिएगा। जैसे यहाँ पर मैंने बताया था, ये ग्राफ हमारा ऐसे सीधा जाना चाहिए था, ऐसे गया था, ऐसे गया था राउल्ट के नियम से, पिछले वीडियो में ना, नहीं देखा है तो जाकर पहले देख लीजिए। ठीक है, अब यहाँ पर राउल्ट का नियम जो पढ़े हैं ना, अब इसमें हमारा आदर्श आया, अनादर्श विलयन आया। अनादर्श विलयन में हमारा क्या है, धनात्मक विचलन। धनात्मक विचलन में क्या है, जो हमारा पी ए था वो ग्रेटर देन आया था किससे, पी नॉट ए और जाइए है ना। तो ये पी जो ए आया है और पी बी दोनों क्या आया था, हमारा अधिक आया था ना। तो पी ए हमारा क्या होगा, जब अधिक आएगा, अगर हमारा देखो बराबर होगा तो ये लाइन ऐसे सीधा चला जाएगा। अगर हमारा ग्रेटर देन आया तो ये लाइन क्या होगा, ऊपर से चला जाएगा, क्योंकि ग्रेटर है ना, तो हमारा पी बी क्या होगा, ऊपर चला जाएगा। पी बी ये वाला क्या होगा, यहाँ से ऊपर चला जाएगा। और पी जो टोटल आएगा कुल, वो भी ऑटोमेटिक ऊपर चला जाएगा। ठीक है, अगर यही ऋणात्मक विचलन पढ़ते तो ये क्या है, हमारा क्या होता है, जो हमारा पी ए है वो काम मान जो है कम आता, तो वो होता क्या, ऐसे हमारा चला जाता ग्राफ। और इसका ग्राफ कैसे चला जाता, ऐसे चला जाता। ठीक है, और टोटल हमारा क्या आता, ऐसे आ जाता। समझ में आया ये ग्राफ कैसे बनाए। अगर नहीं समझ में आएगा तो पिछला वीडियो देखिए, पर फिर इसको देखिए, तो आपको पूरा डाउट क्लियर हो जाएगा एकदम से। देखिए, अब राउल्ट के नियम से ऋणात्मक विचलन प्रदर्शित करने वाले विलयन, इन विलयनों में प्रत्येक घटक ए व बी का वाष्प दाब जो है, राउल्ट के नियम के अनुसार वाष्प दाब से क्या होता है, कम होता है। मतलब दोनों विलयनों को क्या करेंगे, हम मिला देंगे, जो वाष्प दाब आएगा ना, वो क्या आएगा, पी कुल जो टोटल आना चाहिए उससे क्या आएगा, कम आएगा, मतलब हमारा बहुत ही कम आएगा। दोनों को मिलाने के बाद क्या होगा, हमारा अधिक आना चाहिए, लेकिन क्या होगा, उससे कम आएगा। ठीक है, मतलब जैसे ए के बीच कुछ दाब लग रहा है, बी के बीच कुछ दाब लग रहा है, ठीक है, दोनों को मिलाने के बाद, दोनों को मिलाने के बाद जो दाब आना चाहिए वो आना चाहिए, लेकिन वो आता नहीं, बल्कि उससे क्या आएगा, कम आता है ना। देखिए क्यों आता है, इसका इसका कारण यह है कि विलयन में ए व बी के बीच जो अणुओं के बीच आकर्षण बल जो मान है ना, ए और बी के आकर्षण बल से क्या होगा, अधिक आएगा। मैंने पहले ही बता दिया है। ठीक है, वो कम है तो ये क्या हो जाएगा, हमारा अधिक हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, तो यहाँ पर क्या था, नॉट इक्वल टू था, तो ये क्या हो जाएगा, हमारा लेस देन हो जाएगा, क्योंकि ऋणात्मक विचलन है तो ये हमारा क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ठीक है, ये भी हमारा क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। दोनों को जब हम ऐड करते हैं तो ऑटोमेटिक ये कम ही रहेगा। ठीक है, तो अगर हम दोनों क्या करते हैं, दोनों को मिलाते हैं। ठीक है, अब दोनों को जब मिलाने के बाद देखते हैं तो इनके बीच जो है ना, ऊर्जा यहाँ से निकलती है। ठीक है, ऊर्जा यहाँ से क्या होती है, निकलती है, उत्पन्न होती है, तो जिसके कारण क्या होता है, हमारा डेल्टा एच का मान क्या होता है, कम हो जाता है। ठीक है, और दोनों विलयनों को मिला देते हैं ना, तो उसके आयतन में भी क्या होती है, कुछ ना कुछ कमी हो जाती है। तो ये क्या दिखाते हैं, ऋणात्मक विचलन। चलिए इसका थोड़ा ग्राफ देख लेते हैं। तो देखिए ये सब दिया है। ठीक है, एग्जाम्पल में क्या होगा, हमारा H2O प्लस HCl हो जाएगा, जैसे CH3CO CH3 प्लस CHCl3 हो जाएगा। ठीक है, अब जैसे हमारा क्या था, हमारा जैसे राउल्ट के नियम से देखिए, ये वाला होना चाहिए आदर्श विलयन के लिए, एकदम सीधा इस लाइन जाना चाहिए ना। लेकिन हमारा जो अनादर्श विलयन में ऋणात्मक विचलन है, तो यहाँ पर क्या होता है, हमारा जो दाब होता है वो कम आता है, इसलिए ग्राफ क्या हो जाएगा, पी ए के लिए हमारा ये सीधा ग्राफ जाना चाहिए, लेकिन सीधा नहीं आएगा, बल्कि क्या आ जाएगा, हमारा नीचे चला जाएगा, क्योंकि जो पी ए होता है लेस देन होता है किससे, पी नॉट जाइए से होता है। ठीक है, फिर हमारा पी नॉट सॉरी पी बी जो होता है, पी नॉट बी से जो पी नॉट बी इंटू जाई ए से क्या होता है, वो भी छोटा होता है, तो ये भी ग्राफ क्या होगा, नीचे चला जाएगा। फिर अगर हम पी कुल की बात करें, पी टोटल की बात करें, वो भी ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, हमारा नीचे से चला जाएगा ग्राफ। तो हमारा ग्राफ इस प्रकार से प्राप्त हो जाएगा। तो ये क्या कहलाएगा, अनादर्श विलयनों का ऋणात्मक विचलन। तो देख लीजिए दोनों में अंतर क्या है। आदर्श विलयन क्या होते हैं, वे विलयन जो सभी ताप पर क्या करें, दाब पर राउल्ट के नियम का पालन करते हैं, उसे क्या बोलेंगे, आदर्श विलयन बोलेंगे। ठीक है, अनादर्श विलयन क्या होते हैं, वे विलयन जो सभी ताप पर राउल्ट के नियम का पालन नहीं करते, उसे क्या बोलेंगे, अनादर्श विलयन बोलेंगे। ठीक है, इसमें जो होता है एंथैल्पी परिवर्तन शून्य होता है, मतलब यहाँ से ना कोई उसमें बाहर जाएगी, ठीक है, ना बाहर से कोई ऊष्मा अंदर आएगी। ठीक है, इसमें लेकिन क्या है, बाहर अंदर से ऊष्मा जाएगी भी और बाहर से आएगी भी, इसलिए क्या होता है, इसमें एंथैल्पी परिवर्तन जो होता है शून्य नहीं होता, कुछ ना कुछ परिवर्तन होगा। क्लियर हो गया। फिर नेक्स्ट पॉइंट क्या है, विलयन के घटकों के मध्य आकर्षण बल शुद्ध
घटकों के आकर्षण बल के बराबर होता है। मतलब ये है ए के बीच जो आकर्षण बल है, बी के बीच जो आकर्षण बल है, वो क्या है, ए और बी के बीच जो आकर्षण बल है उसके बराबर आएगा। जबकि यहाँ पर क्या है, विलयन में घटकों के मध्य आकर्षण शुद्ध घटकों के आकर्षण बल से कम या अधिक होता है ना। मतलब जो जो ए और ए के बीच जो आकर्षण बल है, बी के बीच जो आकर्षण बल है, ए बी के आकर्षण बल के कभी तीनों आपस में बराबर होंगे नहीं, कम या ज्यादा होंगे। ठीक है, वो कम और ज्यादा कब होंगे, जब ए के बीच जो आकर्षण बल है, बी के आकर्षण बल, अगर ये दोनों समान हो गए तो ऑटोमेटिक ए बी बराबर हो जाएगा आकर्षण बल। अगर ए के बीच आकर्षण बल, बी के बीच आकर्षण बल अगर हमारा नहीं बराबर है, तो ऑटोमेटिक क्या होगा, ए बी के बीच जो आकर्षण बल है वो कभी बराबर होगा नहीं ना। मतलब ए और बी का आकर्षण आकर्षण जो बल है वो समान आ गया, तो ए बी समान आना फिक्स है। अगर ए के बीच आकर्षण बल, बी के बीच आकर्षण बल वो समान नहीं है, तो क्या है, ए और बी के बीच जो आकर्षण बल है वो कभी समान नहीं आएगा। क्लियर हो गया। देखिए नेक्स्ट पॉइंट क्या है, दो घटकों को मिलाने पर प्राप्त विलयन का जो आयतन है उन विलयनों के आयतनों के योग के बराबर होता है ना। कहने का ये मतलब है, अगर हम दोनों को आपस में मिला देते हैं ना, तो हमारा क्या होगा, कोई भी आयतन में परिवर्तन नहीं होगा ना, जितना जोड़ने पर आना चाहिए उतना आएगा। ठीक है, जैसे टू हमारा मान लेते हैं, ए बराबर कितना है, 2 ml है, और बी बराबर कितना है, 5 ml है। जोड़ने पर कितना आना चाहिए, 7, और हम जोड़ देंगे मिला भी देंगे तो भी हमारा 7 ही आएगा। जबकि हमारा अनदर विलयन में क्या होता है, उन दोनों का जो योग है ना, जोड़ने पर क्या होगा, कम या अधिक आएगा। ठीक है, दोनों घटकों को मिलाने पर विलयन का जो आयतन होता है, उन दोनों विलयनों से योग से क्या आएगा, कम या अधिक आएगा, बराबर नहीं आएगा। चलिए अब आगे देखते हैं। चलिए ये न्यूमेरिकल देखिए, बहुत ही बढ़िया है। ठीक है, मजेदार क्वेश्चन है। कह रहा है दो द्रव ए व बी आदर्श विलयन बनाते हैं। कह रहा है 300 के पर 1 मोल ए व 3 मोल। ठीक है, मतलब जो हमारा ए पाया गया है वो 1 मोल पाया गया है, और 3 मोल क्या पाया गया है, बी पाया गया है। ठीक है, यहाँ पर देखिए क्वेश्चन में बोला है ए का कितना मोल दिया हुआ है, ए का यहाँ पर 1 मोल दिया है, और बी का 3 मोल दिया गया है। ठीक है, और कह रहा है विलयन का जो वाष्प दाब है कितना है, 550 है। ठीक है, मतलब दोनों को मिलाकर वाष्प दाब कितना है, 550 है। ठीक है, फिर कह रहा है फिर कह रहा है समान ताप पर यदि विलयन में बी का 1 मोल बढ़ा दिया जाए, मतलब 1 मोल यहाँ पर मतलब क्या है, बी पहले कितना पाया गया, 3 मोल, अब ये कितना हो जाएगा हमारा, 4 मोल हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 4 मोल, लेकिन ए में परिवर्तन नहीं करना, एक ही मोल रहेगा। ठीक है, तो कह रहा है विलयन का वाष्प दाब कितना हो जा रहा है, 20 मिमी बढ़ जा रहा है। मतलब पहले कितना था हमारा, 550 था, अब वहाँ पर 20 मिमी बढ़ जा रहा है। ठीक है, मतलब हो जाएगा 570 हो जाएगा। क्लियर हो गया। तो कह रहा है ए व बी की शुद्ध अवस्था में वाष्प दाब ज्ञात करना। कह रहा है ए और बी की शुद्ध अवस्था में दाब ज्ञात करना। ठीक है, तो मान लेते हैं शुद्ध अवस्था में ए का वाष्प दाब कितना है, पी नॉट ए, और शुद्ध अवस्था में जो पी का जो दाब है क्या है, पी नॉट पी है। क्लियर हो गया। तो यहाँ पर क्या होगा, युक्त विलयन का कुल वाष्प दाब क्या होगा, 1 मोल, 1 मोल ए प्लस 3 मोल बी ना। तो हम क्या करेंगे, जो कुल वाष्प दाब है फार्मूला मालूम है, पी बराबर क्या होता है, पी नॉट ए जाइए प्लस पी नॉट बी जाए भी है, बस थोड़ा आगे पीछे ये किया गया है, तो उसमें डिस्टर्ब नहीं होना है। तो मतलब पी बराबर क्या होगा, जाइए इंटू पी नॉट ए प्लस जाए बी पी नॉट बी। ठीक है, ये फार्मूला है, मैंने पिछले वीडियो में बताया है। तो यहाँ से P बराबर जो दिया है हमारा, कितना दिया है, 550, यहाँ पर 550 रख देंगे। ठीक है, अब यहाँ पर जाइए बराबर क्या होता है, किसी विशेष घटक के मोलों की संख्या बटे क्या होता है, कुल मोलों की संख्या। तो विशेष घटक हमारा यहाँ पर क्या है, ए का कितना है मोल, टोटल 1 है, और कुल मोलों की संख्या कितनी है, 3, और 1 को जोड़ेंगे कितना आएगा, 4, तो बटे 4 हो गया, पी नॉट ए हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि पी नॉट ए का तो मान ही नहीं दिया है, याद करना है। फिर यहाँ पर क्या हो जाएगा, विशेष घटक क्या है हमारा, 3 है ना, मतलब बी का निकालना है, जाए बी है ना, तो विशेष घटक यहाँ पर क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा हमारा इसके मोल। तो 3 बटे क्या हो जाएगा, कुल मोलों की संख्या 4 हो जाएगा, पी नॉट भी हो जाएगा। यहाँ से हम क्या करेंगे, जब एलसीएम निकालेंगे क्या आएगा, वो पी ए प्लस 3 पी नॉट बी, नीचे क्या आ जाएगा हमारा 4, इधर आएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा, मतलब 2200 बराबर क्या होगा, पी नॉट ए प्लस 3 पी नॉट बी हो जाएगा। ठीक है, क्लियर हो गया। अब यहाँ पर क्या था, पहले हमारा 1 मोल था, और बी का ए का 1 मोल था, बी का 3 मोल था, लेकिन अब हम क्या कर देंगे, ए का 1 मोल ही रहने देंगे, लेकिन बी का क्या हो जाएगा, 4 मोल। अब सोचेंगे यहाँ पर 4 मोल क्यों कर दिया, क्योंकि यहाँ पर बोला है 1 मोल और बढ़ा दिया जाता है, मिला दिया जाता है ना। तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा किसी विशेष घटक हमारा क्या होगा, 1, और कुल मोलक संख्या 1 और 4 को जोड़ देंगे 5, 1/5 पी नॉट ए हो जाएगा, प्लस विशेष घटक यहाँ पर क्या हो जाएगा, 4,
बटे हमारा क्या कुल मूलक संख्या 5 पी नॉट बी हो जाएगा। यहाँ तक समझ आया। अब यहाँ पर क्या करेंगे हम, यहाँ पर क्या है 550, इसमें क्या किया जाता है 20 मिमी क्या हो रहा है, बढ़ोतरी हो रहा है दाब में, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर 570, यहाँ पर क्या हो जाएगा 570, ये 5 से क्या करेंगे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हो जाएगा हमारा 570 मल्टीप्लाई कर देंगे पी नॉट ए प्लस 4 पी नॉट बी हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। तो यहाँ से हो जाएगा फिर 5 से जब मल्टीप्लाई करते हैं कितना आ जाएगा 2850 आ जाएगा, पी नॉट ए प्लस 4 इंटू पी नॉट बी हो जाएगा। ठीक है, अब वहाँ पर देखिए एक समीकरण वहाँ पर प्राप्त हुआ तो एक यहाँ पर प्राप्त हो गया। जब समीकरण एक बार देखो सॉल्व करेंगे, सॉल्व करना तो आपको अच्छी तरह से आता होगा, ये वाला इक्वेशन, ठीक है, ये वाला इक्वेशन और अभी जो मैंने पाया उन दोनों को सॉल्व करेंगे और पी नॉट ए और पी नॉट बी का मान ज्ञात करेंगे। ठीक है, समीकरण एक में समीकरण दो को घटा देंगे तो हमारा पी नॉट बी का मान आ जाएगा, फिर पी नॉट बी का मान जब रख देंगे किसी भी इक्वेशन में पी नॉट ए का मान आ जाएगा। ठीक है, तो रखने पर हमारा कितना आ जाएगा, अगर नहीं सॉल्व करके पाएंगे तो बता दीजिएगा, मैं सॉल्व करके बता दूंगा। ठीक है, कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा। तो यहाँ से पी नॉट बी का जो मान आएगा 650 आ जाएगा, और भी शुद्ध अवस्था में वाष्प दाब कितना आ जाएगा इसका पी नॉट पी का 650 मिमी आ जाएगा, और यही जो ए का जो है शुद्ध अवस्था में वाष्प दाब कितना आ जाएगा पी नॉट ए बराबर 250 मिमी एच जी का आ जाएगा। क्लियर हो गया। चलिए आगे देखते हैं। तो देखिए अब हमारा क्या है, स्थिर क्वथनांकी या स्थिर क्वाथी मिश्रण, ठीक है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मतलब ये होता है जैसे हम दो विलयन लेते हैं, उन दोनों को एक हमारा एक विलेय है ए है और एक क्या है दूसरा विलायक है। ठीक है, उसका क्वथनांक जो है हमारा क्या है अलग अलग है। ठीक है, अलग अलग मान लेते हैं। ठीक है, अब दोनों को मिला देते हैं। ठीक है, दोनों को मिलाने पर जो क्वथनांक आएगा वही अगर उसके बराबर आ जाता है, इक्वल आता है ना, तो वो क्या कहलाएगा, स्थिर क्वाथी कहलाएगा। लेकिन अगर बराबर नहीं है, कम या तब ज़्यादा आएगा। ठीक है, तो उसी के आधार पे ये हमारा क्या है दो भागों में इसको बांटा गया है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। कह रहा है दो द्रवों के मिश्रण, मतलब हमारा क्या है एक विलेय एक विलायक है द्रव, ठीक है, ए और बी है, उन दोनों को आपस में मिला देते हैं। तो कह रहा है जिनका क्वथन एक नियत ताप पर होता है और जो घटकों के अनुपात में बिना परिवर्तन के वाष्पित हो जाते हैं, स्थिर क्वाथी कराते हैं। ठीक है, मतलब ये कह रहा है कि अगर हमारा एक विलेय है एक विलायक है, ठीक है, जैसे मान लेते हैं जैसे आ, वो 10 डिग्री सेल्सियस पर हमारा एक क्या हो रहा है वाष्पित हो रहा है, एक 20 डिग्री सेल्सियस पर वाष्पित हो रहा है। ठीक है, दोनों को हम जोड़ देंगे कितना हो जाएगा हमारा 30 डिग्री सेल्सियस पे, मतलब जो जोड़ने पर हमारा वाष्पित हो रहा है 30 डिग्री सेल्सियस, तो 30 डिग्री सेल्सियस हमारा क्या होना चाहिए वाष्पित होना चाहिए मिलाने के बाद। अगर हमारा वाष्पित नहीं हो रहा है, कम या ज़्यादा हो रहा है, तो हमारा क्या होगा इसके आधार पर इसको दो भागों में बांट दिया गया है। ठीक है, तो कम होगा या ज़्यादा होगा इसी के आधार पर दो भागों में बांट दिया गया है। तो अगर हमारा बराबर आता है तो क्या कहलाएगा स्थिर क्वथनांकी या मिश्रण कहलाएगा। ये अनादर्श विलयनों द्वारा बनाए जाते हैं। ठीक है, ये जो होता है अनादर्श विलयन जो होता है उसी के आधार पर बनाए जाते हैं। जैसे पहला क्या हमारा उच्चतम क्वथनांक वाले स्थिर क्वाथी, मतलब इसमें क्या हुआ, ये दो द्रवों के ऐसे मिश्रण होते हैं जिनके क्वथनांक शुद्ध घटकों के क्वथनांकों से उच्च होते हैं ना, मतलब क्या है ये ऋणात्मक विचलन वाले अनादर्श विलयनों द्वारा होते हैं। मतलब ऋणात्मक विचलन द्वारा जिसमें ऋणात्मक विचलन पाया जाएगा वो क्या होगा उच्च क्वथनांकी होगा, मतलब ये बहुत उल्टा होता है ना, बहुत उल्टा होता है। तो देखिए इसमें क्या कह रहा है, ऐसे मिश्रण जिनके क्वथनांक शुद्ध घटकों के क्वथनांकों से क्या होते हैं उच्च होते हैं। मतलब पहले क्या है, मान लेते हैं ए का जो क्वथनांक है 10 डिग्री सेल्सियस था, बी के कितना है 20 डिग्री सेल्सियस, दोनों के मिलाकर कितना हो जाएगा हमारा 30 डिग्री सेल्सियस। लेकिन 30 डिग्री सेल्सियस नहीं होगा बल्कि हो जाएगा 30 से ज़्यादा, मतलब 31 32 40 कुछ भी हो सकता है, मतलब ज़्यादा होगा। जब हमारा ज़्यादा हो जाएगा तो ये क्या कहलाएगा हमारा उच्चतम क्वथनांक वाले स्थिर क्वाथी कहलाएगा। ठीक है, और वो किसमें पॉसिबल है, ऋणात्मक विचलन वाले जो हमारे बिलियन होते हैं उनमें ही केवल पॉसिबल है। ठीक है, मतलब अनादर्श बिलियन द्वारा बनते हैं। ठीक है, जैसे एग्जांपल में क्या होगा HNO3, ठीक है, 68% लिया जाता है और जल को 32% लिया जाता है। का मिश्रण क्या है जिसका क्वथनांक क्या होता है 395 किलो होता है। ठीक है, तो समझ में आ गया होगा क्या होता है कि अगर हम दोनों का क्वथनांक अलग अलग है दोनों को मिला देते हैं, उसके बाद क्वथनांक हमारा जोड़ने के बाद क्या होगा कम या ज़्यादा होगा, उसके आधार पर दो भागों में बांटा गया है, एक उच्चतम क्वथनांक वाले एक न्यूनतम क्वथनांक वाले। उच्चतम वाला हो गया, अब न्यूनतम वाला देखिए। ठीक है, कह रहा है ये दो द्रवों के मिश्रण हैं जिनके क्वथनांक दोनों शुद्ध घटकों के क्वथनांकों से क्या होते हैं निम्न होते हैं। मतलब मिलाने के बाद जैसे ए का क्वथनांक क्या है 10 डिग्री सेल्सियस, बी का क्वथनांक कितना है 20 डिग्री सेल्सियस, मिलाने के बाद कितना होना चाहिए 30 डिग्री सेल्सियस, लेकिन उससे कम आएगा। वो हो सकता है 29 है, हो सकता है 28 है, हो सकता है 27, हो सकता है 26, कुछ आएगा कम, कम आना चाहिए बस। तो वो हमारा क्या कहलाएगा न्यूनतम क्वथनांक कहलाएगा। क्या कहलाएगा न्यूनतम क्वथनांक। ठीक है,
ये जो होते हैं धनात्मक विचलन वाले अनादर्श विलयनों द्वारा बनाए जाते हैं, ठीक है। ये किस में पॉसिबल है? धनात्मक जिसमें विचलन पाया जाएगा उसी में ही पॉसिबल है ना। जैसे एग्जाम्पल में क्या होगा, इथेनॉल, जब इथेनॉल 95.5% लिया जाता है और जल 4.5% लिया जाता है, का मिश्रण क्या है, क्वथनांक कितना होता है, 351.3 केल्विन होता है, ठीक है। तो ये स्थिर क्वथनांकी मिश्रणों को प्रभाजी आसवन द्वारा शुद्ध अयवों से पृथक नहीं किया जा सकता। अगर प्रभाजी जो आसवन होता है उससे पृथक नहीं किया जा सकता है, ठीक है। तो आज की वीडियो में हमने क्या कवर किया, आदर्श विलयन क्या होता है, अनादर्श विलयन क्या होते हैं, ठीक है। आदर्श विलयन क्या होते हैं, जो राउल्ट के नियम का पालन करते हैं, ठीक है। अनादर्श विलयन क्या होते हैं, जो राउल्ट के नियम नहीं पालन करते हैं। फिर आदर्श विलयन में, अनादर्श विलयन में हम क्या पढ़े हैं, धनात्मक विचलन, ऋणात्मक विचलन, ठीक है। धनात्मक विचलन किसमें पॉसिबल है, न्यूनतम क्वथनांक वाले में, और ऋणात्मक जो विचलन है किसमें पॉसिबल है, धनात्मक विचलन वाले में, ठीक है, और सॉरी उच्चतम क्वथनांक वाले में, ठीक है। तो आज का ये वीडियो मैंने यहाँ तक कवर कर लिया। मैंने जैसे सीरीज बताया था ना शुरुआत में कि क्या क्या पढ़ना है, द्रव द्रव वाला खत्म हो गया। अब द्रव और ठोस वाला पढ़ेंगे अगर आने वाले वीडियो में, ठीक है। और अगर नहीं समझ में आया होगा तो वीडियो रिपीट करके समझेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा, क्योंकि आपको यहाँ पर नया नया शब्द मिल रहा होगा, हो सकता है टफ लगे, ठीक है। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा, और अभी तुम्हारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि आने वाली वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।